नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 71, 72, 73, 74 और 75। हम इन तीनों कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मैं आप सभी से चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अब हम इस कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। ये है दक्षता इसकी संवेदनशील मुद्दों को पढ़कर समझना और अपने अनुभव रख पाना। तो एक खबर है यहाँ पर, हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। सरिस्का से दौसा पहुँच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। अलवर टहला। सरिस्का अभयारण्य से निकलकर एक बाघ करीब 30 किलोमीटर दूर दौसा के रतनपुरा तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि 5 करोड़ के थर्मल पैसिंग कैमराओं, वन विभाग की निगरानी टीम, मॉनिटरिंग कंपनी और अधिकारियों को इसका पता ही नहीं चला। रतनपुरा निवासी ने रेंजर को सूचना दी तो सरिस्का से आनन फानन में टीमें मौके पर भेजी गई। वहां बाघ के पगमार्क मिले। बाघ कौन सा है यह देर रात तक वन अधिकारियों को पता नहीं चला। तो ये एक पैराग्राफ या कोई खबर है जिसमें से जो पहला प्रश्न है वह है टाइगर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था। तो सरिस्का से दौसा पहले बॉक्स में राइट करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वह है टाइगर के पहुंचने का पता किसे नहीं चल पाया था। तो टाइगर के पहुंचने का पता अफसरों को नहीं चल आया था। इसमें मैं यहाँ पर भूल गई हूँ राइट करना, आप तीसरे बॉक्स में यहाँ पर राइट कर लेना अफसरों को। इस तरह से यहाँ पर हम राइट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरिस्का जाना जाता है, तो ये है अभयारण्य के लिए। सरिस्का अभयारण्य के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई। तो इसका सही उत्तर होगा रतनपुरा के निवासी ने। तो सेकंड बॉक्स पर राइट करेंगे। अगला प्रश्न है क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा, यदि हाँ तो कैसे, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, वन विभाग की टीम द्वारा बाघ को रेस्क्यू करके वापस लाया गया होगा। अगला प्रश्न है यह समाचार कहाँ का है। तो यह समाचार अलवर टहला का है। अगला है आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाइए। तो यहाँ लिखेंगे हम, हमारे विद्यालय में शनिवार के दिन बाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, जिनमें कहानी, कविताएं, चुटकुले आदि सुनाए। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक 71 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 72। कार्यपत्रक नंबर 72 की दक्षता है पढ़ी सुनी विषय वस्तु पर अपने स्वतंत्र विचार लिख पाना। हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं, क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने का समय से न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती है? आइए सोचिए व लिखिए। तो पहले हम लिखेंगे कार्य टालने के कारण। इसमें जो सबसे पहला कारण है वह है कार्य के प्रति अरुचि। दूसरा है आलस्य के कारण। तीसरा है अन्य कार्यों की अधिकता के कारण। चौथा है समयाभाव के कारण यानी समय की कमी के कारण। और पांचवा है कार्य की जानकारी न होने के कारण। जिस कार्य को हम अच्छे से जानते नहीं है, जिसके बारे में समझते नहीं है, तो उसको करने की भी हमारी इच्छा नहीं होती है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे यानी कार्य को टालते रहेंगे और अपने कार्य को समय पर पूरा नहीं करेंगे, तो कार्य टालने से होने वाली हानियाँ क्या हो सकती है, यानी उस कार्य को टालने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो कार्य का पूर्ण नहीं हो पाना, वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा। दूसरा है जिसके कारण अपने से बड़ों की डांट सुनना। आप कार्य नहीं करेंगे तो आप हो सकता है शिक्षक की डांट सुने, अपने माता पिता की डांट सुने, या और किसी का कार्य आपने नहीं किया है तो उसकी भी डांट सुनने को आपको मिले। तीसरा है प्रगति से पिछड़ जाना। तो आप जैसे काम नहीं करेंगे विद्यालय का, याद नहीं करेंगे, तो आपकी प्रगति रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी, आप कक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद है बाद में पछताना पड़ता है, और जब हम कार्य समय पे नहीं करते हैं तो हमें अपने आप पर पछतावा भी होता है। पांचवा है कई बार समय पर काम न करने से प्राइवेट नौकरी भी चली जाती है। जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं वो लोग अगर कार्य को समय पर नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 73 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 73 की जो दक्षता है वह है विभिन्न घटनाओं, संदर्भों व अवसरों को अपने शब्दों में लिख पाना। आपने पाठ्यपुस्तक में बदलू काका की कहानी पढ़ी है। इस तरह आप अपने गांव, शहर के किसी परिचित कारीगर पर
एक छोटी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ हमने कहानी बनाई है। हमारे गांव में एक रमेश लोहार था। वह लोहे को गर्म कर कूट कर तरह तरह के औजार और बर्तन बनाता था। उसकी पत्नी सुशीला भी उसके कार्यों में हाथ बटाती। जब लोहे के औजार और बर्तन बनकर तैयार हो जाते तो दोनों पति पत्नी सिर पर रखकर इन्हें बेचने निकल जाते। आसपास के गांवों में इन्हें बेचकर जो पैसा मिलता उसी से अपना घर खर्च चलाते थे और बच्चों को पालन पोषण करते थे। खुशी खुशी इनका जीवन यापन हो रहा था। तभी एक धनी व्यापारी ने लोहे के औजार और बर्तन बनाने का कारखाना लगा लिया, जहां बड़ी बड़ी मशीनों से सुंदर सुंदर और तरह तरह के लोहे के सामान तैयार होने लगे, जो देखने में अधिक सुंदर थे। सभी खेतीहर किसान एवं अन्य लोग वहीं से सामान खरीदने लगे। अब रमेश के बनाए लोहे के सामान बिकना बंद हो गए और वह बेरोजगार हो गया। सचमुच आधुनिकीकरण एवं मशीनीकरण ने छोटे कामगारों का रोजगार छीन लिया और उन्हें बेरोजगार कर दिया। तो इस प्रकार हमने एक कहानी बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इस कहानी को बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 74 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 74 की दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, संधि युक्त शब्दों को पहचान पाना एवं प्रयोग कर पाना। तो इसमें पहला है राम प्लस अवतार, राम अवतार बना। कवि प्लस ईश, कपीश बना। तो ऊपर दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं। इसी प्रकार आप भी दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाइए। तो ये संधि पर आधारित है पूरा ही कार्यपत्रक। धर्म प्लस अर्थ से बनेगा धर्मार्थ। भोजन प्लस आलय से बनेगा भोजनालय। सुर प्लस इंद्र से बनेगा सुरेंद्र। गुरु प्लस उपदेश से बनेगा गुरोपदेश। पर प्लस उपकार से बनेगा परोपकार। यथा प्लस इष्ट से बनेगा यथेष्ट। लघु प्लस ऊर्जा से बनेगा लघु ऊर्जा। विद्यालय प्लस आलय से बनेगा विद्यालय। तो इसी प्रकार ये प्रश्न होगा। और दूसरा जो प्रश्न है वह है संधि, शुद्ध संधि रूप के आगे सही का निशान लगाइए। तो राजार्षि, राजार्षि से बनता है राजर्षि। दूसरे वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। मत प्लस ऐक्य, इसे बनेगा मतैक्य। अ और ए मिलके बड़े ऐ की मात्रा हो जाएगी। अगला है कवि प्लस इंद्र, इसका हो जाएगा कविंद्र। सेकंड बॉक्स में राइट करेंगे। अगला है देव प्लस आलय, इसका बनता है देवालय। तो फर्स्ट बॉक्स में राइट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है अब अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के शब्द जो शब्दों से मिलकर बने हों, जो दो शब्दों से मिलकर बने हों, छांटें व उन्हें अलग अलग शब्दों में लिखिए। जैसे यहाँ दे रखा है संग्रहालय का होता है संग्रह प्लस आलय और पाठशाला का होता है पाठ प्लस शाला। इसी प्रकार हमने बनाया विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। नदी प्लस ईश नदीश। भानु प्लस उदय भानुदय। महा प्लस उत्सव महोत्सव। गण प्लस ईश गणेश। हिम प्लस आलय हिमालय। महा प्लस इंद्र महेंद्र। सदा प्लस एव सदैव। इति प्लस आदि इत्यादि। प्रति प्लस एक प्रत्येक। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। सुर प्लस ईश सुरेश। इस प्रकार हम इस कार्यपत्रक नंबर 74 को कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 75 की ओर, जिसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। प्रश्न 1 है नीचे लिखी कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो ये सुंदर सी कविता है, ओज भाव से भरी हुई है। इसका जो पहला प्रश्न है वह है ऊपर लिखी कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ हमने इसको उचित शीर्षक दिया है सूरमा। सूरमा का मतलब होता है शूरवीर या वीर पुरुष। प्रश्न नंबर 2 है विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते। तो विपत्ति आने पर शूरवीर विचलित नहीं होते। प्रश्न नंबर 3 है विघ्नों को गले लगाते हैं पंक्ति के भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस पंक्ति का भाव है कि शूरवीर पुरुष परेशानियों में घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका हल निकालकर उन्हें दूर कर आगे बढ़ते जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। दहलाती, परेशानियां कायरों को ही दहलाती है। विपत्ति, वीर पुरुष विपत्ति से नहीं घबराते हैं। धीरज, हमें मुसीबत में धीरज से काम लेना चाहिए। क्षण,
में एक क्षण के लिए रुक गया था। प्रश्न नंबर 5 है, इसी भाव की कोई दूसरी कविता का संकलन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका या पोर्टफोलियो में लिखिए। तो ये जो है प्रश्न नंबर 5, ये छात्र स्वयं करेंगे, अपने अनुसार कोई कविता बनाएंगे और अपनी पोर्टफोलियो में या पाठ्य पुस्तक या कॉपी में तैयार करेंगे, लिखेंगे। तो इस प्रकार आज हमने 71 से 75 नंबर 5 कार्यपत्र कंप्लीट किए हैं। कैसे लगे आपको कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।